ओके, गुड इवनिंग। फर्स्ट बुक हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हमारा 6th चैप्टर पेंडिंग है। तो आज हमारी बुक नंबर 2 शुरू हो रही है, जिसमें पहला चैप्टर आ रहा है आपके पास, चैप्टर नंबर 7, ऑडिट सैम्पलिंग एसए 530। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लिख दो इसको। इसमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड कवर है, एसए 530। तो बस एसए 530 इसमें कवर हो जाएगा। 15 स्टैंडर्ड्स तो हमने पिछली क्लास में गिन ही लिए थे, हो चुके थे ना। 2 2 उसके बाद 10, उसके बाद 1 और 1, 16 स्टैंडर्ड्स हो चुके थे, 15 या 16। एक ये स्टैंडर्ड आ गया। इसमें भी जैसे आपके पास 4th चैप्टर में क्या था, 315 पूरे के पूरे, चाहे टॉपिक्स थे चाहे पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कवर हो गया था। यहाँ पे भी 530 ऑडिट सैम्पलिंग। फिर आपको स्टैंडर्ड वाली बुक में से ये नहीं करना, होल स्टैंडर्ड या होल चैप्टर फ्रॉम हेयर। तो पिछली बार काफी दिक्कतें हुई थी कि मैंने यहाँ पे भी करवाने लग गया था और वहां पे स्टैंडर्ड में भी। इस बार तो मैंने जो स्टैंडर्ड के 2 या 3 टॉपिक थे वो इसी में ही डाल दिए। अब आपको स्टैंडर्ड करना ही नहीं है 530। और जो मैं आपको बुक दूंगा ना, अभी वाली ये सेकंड पार्ट वाली, जिसमें आज तो मैंने आपको सिर्फ यही चैप्टर का प्रिंट आउट दे दिया। जो मैं बुक दूंगा तो उसमें रिमेनिंग जो हमारे 6-7 स्टैंडर्ड्स रह जाएंगे ना, सिर्फ मैं वही वहां पे अपलोड करूंगा, अपलोड नहीं, प्रिंट या ऐड करूंगा, जो भी है ना। तो उसमें आपको स्टैंडर्ड वाले अलग से करने ही नहीं। तो हमारे पूरे 1 से लेके 13 चैप्टर्स में जितने स्टैंडर्ड्स नहीं आए, बस 8 चैप्टर तक की स्टैंडर्ड है। 9th में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, 10th में कोई नहीं है, 11 तो है ही सारी स्टैंडर्ड की सीरीज। 11 में आपके पास 6 स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे या 5, तो उसके अलावा 2-3 स्टैंडर्ड बस बच जाएंगे। तो ऑडिट सैम्पलिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला आपके पास टॉपिक है नंबर 1 मीनिंग, नंबर 2 स्कोप, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑडिट सैम्पलिंग का मीनिंग ये आपको याद रखना है, और स्कोप और ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं रखने इतने ज्यादा, ठीक है। तो जिसका आपको याद रखना है ऑडिट सैम्पलिंग ऐसे 530। एक बार 500 सीरीज के स्टैंडर्ड के नेम बोले। सबसे पहले था 500 ऑडिट एविडेंस, 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, 505 गलत, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 ऑडिट सैम्पलिंग, 540 सिलेबस में ही नहीं है इसलिए पापा याद ही नहीं रखते, बात ही खत्म। नाम भी उसका अजीब सा है, ठीक है, आपके सिलेबस में है ही नहीं तो उसको छोड़ ही देते हैं, क्यों कंफ्यूज होना। 550 560 सब्सिडेंट, 570 वही नंबर, 580। तो अगर आप बात करते हैं तो हमारा 520 और 530 तो रह गया, 500 हो गया, 501 हो गया, 505 हो गया, 510 हो गया, 520-30 अभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद 540 है नहीं, 550 हो गया, 560 हो गया, 570 हो गया, 580 हो गया। यानी कि ऐसे 500 सीरीज में जो भी 9 स्टैंडर्ड्स हैं, एक है नहीं, बाकी बच गए 8, 6 हो चुके हैं। तो अभी चैप्टर 7 में आएगा 530 और चैप्टर 8 है 520, बात ही खत्म। तो ऑडिट सैम्पलिंग शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, जब आप लोग क्या करते हो कि इतना सारा आपके पास डेटा है, आपको पता है सारा चेक करेंगे बात ही नहीं बनेगी, ऑडिट पूरी इसी में खत्म हो जाएगी, इसी के लिए थोड़ी ना आए हैं हम। तो आप क्या करते हो, अगर आपके पास 100 बिल है सेल के, तो आप कहते हो कि हम ना कोई 60 या 65 चेक कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हम बाकी एंटायर पॉपुलेशन का रिजल्ट भी उसी बेसिस पे दे देंगे। लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्क भी रहेंगे, कुछ एडवांटेज भी रहेंगे, ठीक है। तो पहले ऑडिट सैम्पलिंग देखते हैं। क्या होता है कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ को चुन के डिटेल चेकिंग कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑडिट सैम्पलिंग। द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हो टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन, क्योंकि 100% अगर आपने आइटम चेक कर दी तो वो सैम्पलिंग थोड़ी हुआ, तब तो फिर होल आइटम ही चेक कर दी, तो वो तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया, समझ गए, वो तो टेस्ट ऑफ डिटेल हो गया, डिटेल चेकिंग। एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। इस हिसाब से आप चूज करो कि उन 100 यूनिट में से ना किसी का भी नंबर आ जाए, ठीक है, उसमें से किसी का भी नंबर आ जाए। ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद अ रीजनेबल बेसिस, ताकि रीजनेबल बेसिस से ऑडिटर को प्रोवाइड किया जा सके क्या, कि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। मीनिंग क्लियर है? याद तो आप कर ही लेंगे, एक बार अपने आप देखो, मीनिंग क्लियर है 500 लाइनों का। आईसीए ने तो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये मैंने तोड़ के मतलब रख लिया।
application of audit procedure to less than 100% of items within a population, that all sampling unit have a chance of selection to provide the auditor with a reasonable basis to draw the conclusion about the entire population. एक बार फिर से, application of audit procedure to less than 100% items in a population such that all sampling unit have a chance of selection to provide the auditor with a reasonable basis to draw the conclusion about entire population. यानी कि चाहे आपने 100 में से कोई 60 आइटम्स चेक किए हैं, उसी के बेस पे आपने बोल दिया बाकी 100 आइटम्स या रिमेनिंग 40 आइटम्स वैसी ही हैं जैसे 60 थी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे स्पेसिफिक बता थोड़ी सकता हूँ कि जो 60 है वो ठीक है या गलत है, वो तो सिचुएशन बेस्ड होगा। आपकी 60 आइटम्स ज्यादा से ज्यादा खराब ही निकली, आपने 60 आइटम्स चेक करी, 60 में से ऑलमोस्ट सभी के ऊपर ही आपको डाउट लगा, सभी के ऊपर ही रोमम आया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सभी में ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी आई, तो आप कहोगे 60 में सभी में ही ज्यादातर गड़बड़ी आ ही रही है तो बाकी 40 भी ऐसी होंगी, लेकिन जरूरी थोड़ी है। 60 आपने बोला बिल्कुल ठीक है तो आपने बोला बाकी 40 भी बिल्कुल ठीक है, जरूरी थोड़ी है। इसको बोलते हैं रिस्क, ये भी आएगा आगे। स्कोप ऑफ एसे, दिस एसे अप्लाइज व्हेन ऑडिटर डिसाइड टू यूज द सैम्पलिंग। कह रहे ये स्टैंडर्ड आपको अप्लाई कब करने हैं, कह रहे अगर आप सैम्पलिंग करने लगे तो अप्लाई करना है, अदरवाइज इस चैप्टर को छोड़ दो। अगर आपने सीए इंटर में और सीए फाइनल में ऐसे 530 किया ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऑडिट मिल गई, आप कहते मैंने वो चैप्टर किया ही नहीं था, छोड़ सा आप सैम्पलिंग ही नहीं करते, आप सारी आइटम ही चेक कर देते हैं, तब तो आपको 7वां चैप्टर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे लगेगा कब, व्हेन यू डिसाइड टू यूज द सैम्पलिंग इन योर ऑडिट। इट डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल या फिर नॉन स्टैटिस्टिकल, नंबर 1 और नंबर 2 डाल दो इसको। ये क्या होते हैं नीचे आप पढ़ लेंगे। तो कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है चाहे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो सकती है, व्हेन डिजाइनिंग एंड सिलेक्टिंग द सैंपल। ऊपर क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग कर रहे हो ना, सैम्पलिंग करने के लिए कुछ तो चुनने पड़ेंगे, तो वो चुनने के मेथड्स हैं जिसको बोला गया टूल्स। ठीक है, कौन कौन से टूल्स, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल। परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल, चाहे आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लो या टेस्ट ऑफ डिटेल कर लो, और उसके बाद रिजल्ट इवेलुएट कर लो। यानी कि सैंपल चुनने के बाद आपने उन्हीं 100 में से 60 चुन लिए, 60 के ऊपर टीओसी भी लगा रहे हो, टीओडी भी लगा रहे हो, उनके रिजल्ट भी इवेलुएट कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल बेसिस पे टू ड्रॉ द, ऑब्जेक्टिव तो यही है, एट द एंड तो हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, टू ड्रॉ द कंक्लूजन यानी कि ओपिनियन, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऐसे 700 सीरीज। इसमें से याद रखने वाली क्या चीजें हैं, याद रखने वाली एक तो मीनिंग और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो इजी है बड़ा, टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन, टू ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। और एक बार मीनिंग फिर से देखते हैं, ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड टू लेस देन 100% आइटम्स इन अ पॉपुलेशन that equal chance of selection to provide the reasonable basis, क्या, to draw the conclusion about the entire population। अब बात करें पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन का नंबर 1 मीनिंग, एंटायर सेट ऑफ डेटा, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को कैश बुक चेक करनी है उनकी, तो उनकी कैश बुक अलग से बनी होती है, आप उसको कैश अकाउंट बोल लो, कैश बुक बोल लो, यानी कि जो मेरे कैश के खर्चे हुए चाहे इनकम हुई है, साथ साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगे होते हैं, उसकी बड़ी मोटी फाइल भी होती है, वाउचर बने हुए कि ये कैश आया ये कैश गया। ठीक है, तो कैश बुक पूरी जो क्या है आपकी पॉपुलेशन। आप परचेज चेक करना चाहते हो तो पूरे परचेज को इकट्ठा कर लो, उसको पॉपुलेशन बोल दोगे। स्टॉक ऑडिट आप करने गए हो, आप स्टॉक ऑडिट करने गए हो, वहां पे 1000 ऑफ बॉक्सेस पड़े हैं, तो वो क्या है, पॉपुलेशन। अब 1000 ऑफ बॉक्सेस अगर आप चेक करने लग गए इन योर स्टॉक ऑडिट, टाइम ही चला जाएगा। और स्टॉक ऑडिट के लिए तो टाइम ही मिलता है 1, 2 या 3 दिन, इतना टाइम नहीं होता भाई। 10-20 हजार रुपए मिलने हैं, 3 दहाड़ियों से ज्यादा नहीं आप अपने खर्च कर सकते, जिसमें आर्टिकल को भी देने होते हैं 10,000 रुपए में से पूरे 300-400 रुपए। तो ऑडिटर को कितना बचा, सिर्फ 95-9600, ह्यूज अमाउंट। तो आर्टिकल लेके चले गए 300-400-500 रुपए, है ना। तो पॉपुलेशन क्या है, एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच अ सैंपल इज सिलेक्टेड एंड अबाउट विच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ द कंक्लूजन। वो तो ऊपर वाली लाइन को दोबारा रिपीट कर दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया सैंपलिंग यूनिट। ये जो सैंपलिंग यूनिट या एनोमली है ना, मतलब ये एनोमली अलग पार्ट था, ये इसका ना मतलब पॉपुलेशन का पॉइंट नहीं है वैसे। ये
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर मैं कहूँ बिल्कुल हेडिंग्स बोल के, पॉपुलेशन जो है आपकी, समझ लो आपने क्या चेक करने हैं। अगर आप स्टॉक ऑडिट को मान लेते हैं, 1000 ऑफ बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है, साथ में उसका रिकॉर्ड शीट भी तो पड़ी होती है ना। जब आप जाते हो ना तो वो आपको ये रिकॉर्ड दे देते हैं कि ये देखो ये हमारा रिकॉर्ड है परचेजेस का, या फिर ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग का बोल लो, या ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेल का बोल दो। वैसे माइनस क्लोजिंग नहीं बोलोगे, माइनस सेल बोलोगे ना, तभी तो क्लोजिंग बचा हुआ होगा। तो कहने का मतलब पूरी एंटायर पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, पहले तो एप्रोप्रिएट, दूसरी कंप्लीट, तीसरी रिलायबल। अल्टीमेटली तो यही है। खुद से पढ़ो एक बार, मैं अंदर नहीं पढ़वा रहा, देखो समझ में आ रहा है। पढ़ लिया है, कुछ समझाने लायक, समझ में आ गया ना, याद करने लायक है। एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। क्या पॉपुलेशन, सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, उस पूरे बॉक्सेस में से एक बॉक्स को जिसको चेक कर रहे हो सैम्पलिंग यूनिट है। चलिए आगे, एनोमली को बाद में देखेंगे। उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, या फिर इसको बोलते हैं सैम्पलिंग अप्रोच। नंबर 1 स्टैटिस्टिकल, और नीचे नंबर 2 नॉन स्टैटिस्टिकल। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल। अब इसको बोल दो स्टैटिस्टिकल को मोर साइंटिफिक। मोर साइंटिफिक इसका रीजन है बिकॉज वी यूज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसका एक वन ऑफ द रीजन तो यही है। जब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करते हो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करनी है यानी कि आपने लगा चाहे तुक्का रहे हो, लेकिन एक अच्छा तुक्का, समझ गए। सिर्फ ह्यूमन जजमेंट के हिसाब से तुक्के नहीं लगा रहे। आपने क्या किया, कुछ भी कंप्यूटर नंबर लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, थ्योरी लगा रहे हो या कुछ साइंटिफिक मेथड्स लगा रहे हो, मेथड्स वो भी तुक्के वाले हैं, लेकिन वो मेथड फिक्स है ना, एंटायर पॉपुलेशन के ऊपर सेम रिजल्ट देगा। दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल में भी आप तुक्के लगा रहे हो, लेकिन जजमेंट बेस्ड तुक्के लगा रहे हो। तो मोर साइंटिफिक कौन सा होगा? रूल्स आपने ऊपर बनाए हुए हैं, रूल्स चाहे बेतुके हैं, नीचे भी रूल्स बेतुके हैं, लेकिन ऊपर बेतुके रूल्स फिक्स है बस, इसलिए वो मोर साइंटिफिक हो गया। दैट सैम्पलिंग विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। रैंडम सिलेक्शन कर रहे हो, देखो है क्या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि आपको 100 में से 60 बॉक्सेस चेक करने हैं, 50 चेक करने हैं, 70 चेक करने हैं, उसके लिए है ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स। कर तो आप रैंडमली सिलेक्ट रहे हो, रैंडमली सिलेक्ट पता है क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन था ऊपर वाले का मीनिंग में तीसरी लाइन, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। जब इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन था तो आपको रैंडमली नंबर उठाना पड़ेगा। दूसरा प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप यूज कर रहे हो टू इवेल्युएट द सैंपल रिजल्ट या सैंपलिंग रिस्क। तीसरा मोर साइंटिफिक एज इट इन्वॉल्व लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर बना हुआ मैथमेटिक्स में आता था, ठीक है, तो वहां पे कुछ तरीके होते थे ना, वो ताश के पत्ते, डाइसेस, ये वो। दिस मेथड हैज रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन, सर्कल करो, वाइड एप्लीकेशन वेयर पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स। ये आपके पास आएगा ट्रू एंड फॉल्स। फोर्थ वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करो, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट, ट्रू एंड फॉल्स इसके ऊपर बन के आ सकता है। जब लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स हो तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूज करके आप सैम्पलिंग कर सकते हो। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, रैंडम सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज करते हो, मोर साइंटिफिक है, और लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स है। एक बार फिर से स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, रैंडमली सिलेक्ट करते हो, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मोर साइंटिफिक, सिमिलर नंबर ऑफ आइटम्स। एडवांटेज क्या है? इट इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर डिफेंसिबल। लिखने को क्या कहता है? ऊपर तो लिख रहे हैं रैंडम, तुक्का, लेस देन 100% आइटम्स, लेकिन ये कंपैरिजन जो है आपको अगर समझने हैं ना, जिसको ज्यादा मतलब वो चढ़ा है कि नहीं हमें तो पूरा समझना है, तो नॉन स्टैटिस्टिकल के साथ कंपैरिजन करके इसको समझ लेना, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं कहूँ
कि मोर ऑब्जेक्टिव, सिंपल बात है, ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, बस इन्होंने बोल दिया मोर ऑब्जेक्टिव। तो किसके अकॉर्डिंग मोर ऑब्जेक्टिव होगा? नॉन स्टैटिस्टिकल। अदरवाइज कोई बहुत अच्छे खास लॉजिक्स हैं नहीं है, ठीक है। इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज एसोसिएटेड विद एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैंपल साइज। जब सेम आइटम्स ही हैं, सोच के देखो 100 बुक्सेस हैं ही सेम से, अगर आपको उन्होंने बता दिया सेम बुक्सेस हैं सारे 2-2 किलो वाले, तब आप 60 की जगह 30 कर लोगे तब भी चल जाएगा, स्मॉल सैंपल साइज उठा लो। तीसरा, अमाउंट ऑफ टेस्टिंग यानी कि सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ एरिया। 100 की जगह 200 डिब्बे आ गए, बात तो वही रहने वाली है। अगर वो अगले 100 डिब्बे भी या 200 डिब्बे भी सेम वही 2 किलो वाले हैं, बात पता क्या है? बात है आपको याद करने में बाकी सब ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा, बिल्कुल ठीक है। अगर 200 डिब्बे हैं, 100 डिब्बे हैं, इट प्रोवाइड्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन। 2 किलो वाले ही 200 डिब्बे हैं, तो बेटर डिस्क्रिप्शन दे देगा लार्ज मास ऑफ डेटा देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन, देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द डेटा। तो 100 में से 60 यूनिट भी चेक कर लो, 60 डिब्बे भी चेक कर लो, चल जाएगा। इट प्रोवाइड्स अ मीन फॉर डराइविंग द कैलकुलेटेड रिस्क एंड corresponding प्रिसीजन, दैट इज, भाई इतना ही कर लेना बहुत है। कैलकुलेटेड रिस्क एडवांटेज में पहला, ठीक है, सबसे पहला है मोर ऑब्जेक्टिव एंड मोर डिफेंसिबल। दूसरा, मिनिमम साइज सैंपल साइज आप सिलेक्ट कर लेते हो। तीसरा, इंक्रीज नहीं होगा पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से। चौथा, बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा। पांचवा, कैलकुलेटेड रिस्क। चलो जी आगे, चलिए तो बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं ये सब। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ऊपर वाले को छोड़ के, यानी कि थोड़ी सी लेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि थोड़ी लेस साइंटिफिक। अ सैम्पलिंग अप्रोच, हाँ जी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, अभी आएगा बीच में, मैं कौन सा अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ चीजें। अ सैम्पलिंग अप्रोच दैट डज नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम सिलेक्शन, ये बढ़िया किया ना। एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? रैंडम सिलेक्शन। दूसरी क्या थी? यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। यहाँ पे लिख दो जो नहीं करते, वाओ, ऐसे पॉइंट चैलेंजिंग मुझे बड़े पसंद है। इन दिस मेथड सैंपल साइज एंड इट्स कॉम्पोजिशन, सैंपल साइज का मतलब 100 या 60, ये मत भूल जाना, सैंपल साइज मतलब 60, 100 में से 60 चेक कर रहे हो। सैंपल साइज एंड इट्स कॉम्पोजिशन आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ ऑडिटर। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हो गई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, लिखो इसको, पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तीसरा, दिस मेथड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इन ऑपरेशन वाज कॉमन एप्लीकेशन फॉर मैनी इयर्स। बात तो बढ़िया है वैसे। अब हमने, जब मैंने जितनी भी ऑडिट्स करी हैं, हम भी कहीं कहीं तब पता नहीं होता था कि हम सैम्पलिंग लगा रहे हैं। आप अपनी कितनी सैम्पलिंग करते हो पेपरों में, आपको भी नहीं पता। जब आप टेस्ट देने आते हो या पेपर देने आते हो, कितनी सैम्पलिंग करते हो? पूरा सिलेबस करके जाते हो? कभी भी नहीं करके जाओगे। तो आप किस हिसाब से सैम्पलिंग करते हो? या तो पूरा पैराग्राफ 8 लाइनों का, छोड़ इसको तो देख के ही डर लग रहा है, सैम्पलिंग आपने वहां पे लगा दी। ऐसे जब हम ऑडिट करने जाते थे, हम भी यही करते थे, जो बिल 20, 50, 100, 200, 500 के होते थे, हम उसको चेक ही नहीं करते थे, भाई क्या ही करना, तो हमने छोड़ दिया ना उसको। तो वो हमने कहीं ना कहीं सैम्पलिंग लगा दी थी। तो यानी कि आप ऐसे 530 कहीं ना कहीं लगा देते हो इग्नोरेंस में भी। तो नॉन स्टैटिस्टिकल पहले में तो ये आ गया जिसपे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? रैंडम सैम्पलिंग के, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी के। दूसरे में पर्सनल एक्सपीरियंस या नॉलेज के बेस पे आप ये सैम्पलिंग अप्रोच लगा देते हो। सिंप्लिसिटी है, बड़े सालों से चलती आ रही है, आप भी करते रहो। 70 साल हो गए आजादी को, 1949 में अपना सी एक्ट चल रहा था, तब से चली आ रही है, आप भी चलाते चले जो प्रथा है। अब आ रहा है मेन टॉपिक, सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क, सैम्पलिंग रिस्क होगा कि नहीं होगा? ये तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 100 में से 60 चेक कर रहे हैं, तो बाकी 40 तो चेक ही नहीं करी, उसी 40 में ही अगर गड़बड़ हो। अच्छा, अगर मैं कहता हूं मैंने 100 में से 95 आइटम्स चेक किए हैं, तो हो सकता है। अगर 99 चेक करी हैं, यानी कि जब आपने कोई भी आइटम छोड़ दी, या मैं इसको ये कह सकता हूँ होल ऑफ द पॉपुलेशन जब मैंने चेक नहीं की, रिस्क विल एग्जिस्ट। देखते हैं सैम्पलिंग रिस्क क्या है। द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल, बेस्ड ऑन सैंपल मतलब आपने कंक्लूजन दिया बेस्ड ऑन सैंपल,
इसको सर्कल करोगे बेस्ड ऑन सैंपल को। मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन इफ द एंटायर पॉपुलेशन वर सब्जेक्टेड टू सेम ऑडिट प्रोसीजर। कह रहे अगर आपने 100 की 100 चेक कर देते और उससे क्लीन ओपिनियन आ जाता, लेकिन आपने 100 में से 60 चेक करिए, उस पर क्वालिफाइड ओपिनियन आया, चेंज हो गया ना। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने सारी चेक नहीं करी। फिर से अपने आप पढ़ो 2 लाइनें। Auditor's conclusion based on a sample may be different if the entire population has to be subjected to same audit procedure। अगर आपने सारी पॉपुलेशन पे सेम ऑडिट प्रोसीजर यानी कि नॉर्मल ऑडिट करी होती, सैंपल ना लगाया होता, वो ओपिनियन और सैंपल का ओपिनियन अलग हो गया, तो उसी को बोलेंगे अपन सैम्पलिंग रिस्क। क्योंकि देखा जाए आपने 60 आइटम के वो चेक करके वेरीफाई करके ओपिनियन दे दिया, जबकि 100 आइटम को चेक करते तो ओपिनियन नंबर 1 ना बनता, ओपिनियन नंबर 2 बनता। तो ये आपका ओपिनियन 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि बेस्ड ऑन सैंपल था, इसलिए इसको बोलेंगे सैम्पलिंग रिस्क। मीनिंग तो आई थिंक क्लियर ही होगा, बड़ा इजी है। अब अपनी बात करते हैं सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू टाइप्स ऑफ एरोनियस कंक्लूजन। सैम्पलिंग रिस्क जो है ना आपका, 2 तरह की गलतियां बता सकता है। एक, आपने सब कुछ सही चेक की है, आपने 60 आइटम्स चेक करी, उसके बेस पे आपने बोल दिया सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं था। एक ओपिनियन ये हो गया। 60 आइटम चेक करी, आपने क्या बोल दिया? सब ठीक है, जबकि सब ठीक नहीं था। दूसरा, आपने सब 60 आइटम चेक करी, आपने बोला भाई ठीक नहीं है, जबकि बाकी 40 आइटम में सब ठीक था। यही 2 चीजें हो सकती हैं। जब आप कह रहे हो ठीक है जबकि ठीक नहीं है, जब आप कह रहे हो गलत है जबकि गलत नहीं है। अब यहाँ पे सुनने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है, लेकिन ऑडिट है तो ऑडिट भी तो एग्जिस्ट करेगी ना। तो उन्होंने सब ठीक है सब ठीक नहीं है को 2 कैटेगरी में बांटा, टीओसी और टीओडी को। ये हमारे लिए नई नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पहला 2 तरह की गलतियां हो रही है ना, इसको आप ना यहां पे डाल दो नंबर 1। ये नंबर 1 वाली गलती चल रही है। 2 टाइप्स ऑफ एरोनियस कंक्लूजन, 2 टाइप्स की कैटेगरी में 2 चीजें आ जाएंगी, टीओसी टीओडी। और नीचे देखो सेकंड वाला, उसमें भी टीओसी टीओडी। अब देखते हैं अंग्रेजी किसकी स्ट्रॉन्ग है, और वो भी बेसिक अंग्रेजी है, कोई ज्यादा नहीं। सैम्पलिंग रिस्क कैन लीड टू 2 टाइप्स ऑफ एरोनियस कंक्लूजन। ठीक है, 2 तरह की गलतियां कर सकता है। नंबर 1, इन केस ऑफ टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आप कंट्रोल क्यों टेस्ट करने जाते हो? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ना। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपने बोला दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव देन दे एक्चुअल आर। क्या मतलब हुआ इसका? ये अंग्रेजी है, बस इतनी। हमने बोल दिया कि इफेक्टिव है पर वो है नहीं। हाँ, हमने क्या बोल दिया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में हमने अपना ओपिनियन दिया। हमने 2 चीजों के बारे में ओपिनियन देना था, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बारे में या बाकी ऑडिट के बारे में। बाकी ऑडिट को ये बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल, तो टेस्ट ऑफ डिटेल को बोल दो रिमेनिंग ऑडिट। रिमेनिंग ऑडिट मतलब कि डिटेल टेस्टिंग। एक आप कंट्रोल चेक करते हो तो दूसरा आप डिटेल चेक करते हो। एक आप कंट्रोल चेक करते हो, दूसरा आप डिटेल चेक करते हो। कंट्रोल के लिए आपने क्या बोल दिया? इन केस ऑफ टीओसी दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव, कि कंट्रोल्स बड़े इफेक्टिव हैं देन दे एक्चुअल आर, जबकि वो सच में इफेक्टिव थे या नहीं थे? एक बार फिर से पढ़ो, फिर से। पहला टीओसी दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअल आर, यानी कि कंट्रोल्स, आपने क्या बोला? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने सैंपल करी 60 आइटम, आपका ओपिनियन क्या निकला? कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव। लेकिन सच्चाई क्या निकल के आई? देन दे आर एक्चुअल, यानी कि वो सच में इफेक्टिव नहीं थे टीओडी के केस में। बाकी ऑडिट के केस में दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज एग्जिस्ट, या फिर इट डज को कट कर दो, इसको लिख दो इट एग्जिस्ट। इसको एरर कर लियो अनुज। समझ में आया ये वाला पॉइंट? वैसे तो एक के साथ में आप लिख लो, इसके साइड पे आप हिंदी में लिखोगे हमें लग रहा है कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं बट एक्चुअल में नहीं। हमें लग रहा है, टीओसी का लिखवा रहा हूं, हमें लग रहा है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव थे बट एक्चुअल में कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे।
बट एक्चुअल में कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे। और टीओडी के केस में आप कह रहे हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट बट इन एक्चुअल इट एग्जिस्ट। दूसरा तो नहीं लिखवा रहा मैं, दूसरा तो समझ ही जाओगे। मुझे बताओ, मैं अब आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो वर्ड्स, ये स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो करिए ऑडिटर ने कि लीनियंट? यार दूसरे वाले को देख के आप सीधा सीधा बोल सकते हो, आप कह रहे हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं भाई, है ही नहीं, मतलब हेलमेट बिना पहने चले जाए यार, पुलिस वाले थोड़ी खड़े होंगे, बट एक्चुअल में पुलिस वाले खड़े थे। लीनियंट अप्रोच थी कि स्ट्रिक्ट अप्रोच थी? तो इसको लिख दो, दैट इज लीनियंट अप्रोच, ना कि ये डिसिप्लिन अप्रोच थी। This type of erroneous conclusion affects the audit effectiveness। वर्ड यही याद रखना है आपको, ऑडिट इफेक्टिवनेस, जिसने ऑडिट की इफेक्टिवनेस को ही अफेक्ट किया, खराब किया। एंड लीड्स टू इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, और इसकी वजह से आपका ओपिनियन भी गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाइड की जगह क्लीन, फॉर एग्जाम्पल क्वालिफाइड की जगह क्लीन। चले आगे, ठीक है। दो गलतियां निकल के आई, पहले टीओसी की। टीओसी में पहले आप क्या कहते हैं, लीनियंट अप्रोच है तो कंट्रोल एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन द एक्चुअल आर, बट सच में कंट्रोल इफेक्टिव नहीं थे। दूसरा टीओडी, अदर केसेस में आप क्या बोल रहे हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, जबकि एक्चुअल में है। इससे होगा क्या, ऑडिट की इफेक्टिवनेस खराब होगी और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, आपको यही दो शब्द लिखने पड़ेंगे बेटा, यही दो शब्द, ऑडिट इफेक्टिवनेस और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। इसमें आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको लिख देना, नंबर 1 और नंबर 2, यही आपको दोनों शब्द लिखने पड़ेंगे। जरूरी क्यों हो जाता है इतना ज्यादा, क्योंकि ट्रू फॉल्स भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, यानी कि आपको भी ऑडिट, डिटेल ऑडिट पढ़नी है, सिर्फ कंट्रोल ऑडिट नहीं, है ना। दूसरा कंक्लूजन जल्दी समझ में आ जाएगा। दूसरे में आपने बोला दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, यहां पे आप क्या बन रहे हो, बड़े स्ट्रिक्ट बन रहे हो, मोहब्बतें के अमिताभ बच्चन। कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअल आर। आपने ओपिनियन दिया कि कंट्रोल भाई लेस इफेक्टिव है, मैंने 100 में से 60 आइटम चेक कर लिए हैं, भाई वो 60 तो बच्चों वाली थी, बाकी 40 तो चेक कर लो। सैम्पलिंग रिस्क है ना, सारी आइटम तो चेक कर ही नहीं। 60 के बेस पे आपने क्या बोल दिया, कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअल आर, यानी कि अगर मैं यहां पे बोलूं यहां एक्चुअल में कंट्रोल्स इफेक्टिव थे, यहां एक्चुअल में कंट्रोल्स इफेक्टिव थे, बट आप बोल रहे हो कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन द एक्चुअल आर। और टीओडी क्या बोलेगा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है भाई, जब इनफैक्ट में नहीं करती थी। और ये ऑडिट की एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा। ऊपर क्या था, इफेक्टिवनेस, यहाँ क्या एफिशिएंसी। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि शब्द यही याद रखने हैं। सीए वाले ब्रिलियंट माइंड, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी सेम चीज होती है, आज तक तो हमें यही लगता था। क्या डिफरेंस होता है इनमें? बोलो कोई और। एफिशिएंसी होती है उस पे टाइम पे, और इफेक्टिवनेस होती है आउटपुट पे। उल्टा बोल रहे हो, एफिशिएंसी रिसोर्सेज पे होती है और इफेक्टिवनेस टाइम पे होती है। इफेक्ट, कोमल ने ठीक बोला, इफेक्टिवनेस जो आपकी रहती है ना, इफेक्टिव, अगर मैं आपको सिंपल अगर मीनिंग बताऊं, ठीक है, आपके पेपरों के कंपैरिजन में 3 घंटे का पेपर है, पहला टारगेट क्या रहेगा, पेपर पूरा हो जाए कि अच्छा हो जाए कि स्पीडी हो जाए। पहला होगा कि अच्छा हो जाए, स्पीडी नहीं होता पहले। अगर स्पीडी की जगह में आपने गलत कर दिया तो क्या करोगे? सबसे पहली हमारी थिंकिंग क्या होती है, अब मेरे को एक बात बताओ, आपको रैंक लेना है, पहली आपकी थिंकिंग होती है भाई हर पेपर में 40 लेने हैं, फिर आपको भाई 50 भी लेने हैं ताकि एग्रीगेट में पास हो सके। रैंक तक पहुंच रहे हो, आपको पता है आपकी तैयारी ठीक ठाक हो रही है, पास हो जाओगे। अब मेरे को देखना है कि मैं एग्जम्पशन कैसे क्लेम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, है ना। तो एग्जम्पशन, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो तो सबसे पहले जब आपको रैंक
टारगेट करना है चाहे ग्रुप टारगेट करना है, तो सबसे पहले अपनी देखो 40 नंबर की तैयारी हो गई कि हर पेपर में 40 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, समझ गए। दूसरे में ट्राई करो, एक बार आपकी रिवीजन हो गई कि हाँ इतना तो मेरा लेवल है कि मैं सभी सब्जेक्ट में 40 अवेल कर सकता हूँ, फिर देखो क्या 50 आ जाएंगे दूसरी बार तैयारी करके, या थोड़ी और अच्छी तैयारी करके 50 आएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। फिर आपका टारगेट का एग्जामिशन क्या है कि आपको एग्जामिशन लेके आनी है। फिर आपको जब तीसरी तैयारी करनी है, फिर आपको ये करना है, देखो पास होने लायक तो मैं हो गया, अब मैं इतने सिलेबस को 1 या 1.5 महीना रहता है 2 बार कैसे करूं जल्दी से जल्दी। तो पहले आप इफेक्टिवनेस देखते हो, फिर एफिशिएंसी। पहले आप देखते हो कि सारी चीज को मैं ठीक करूं, मतलब पेपर जो अटेम्प्ट कर रहा हूं वो ठीक करूं, कि पेपर तो मेरा पहले ही बात है ठीक होना चाहिए। दूसरी बात फिर आपको ये देखना है पेपर ठीक होने के साथ साथ 3 घंटे में 100 नंबर का पूरा भी होना चाहिए। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आप ऐसे याद रख लेना। अब यहाँ पे होता क्या है, कई कई स्टूडेंट को लगता है इफेक्टिवनेस जो होता है वो टाइम से रिलेटेड है, एफिशिएंसी उससे रिलेटेड। जैसे आपको मन करे वैसे समझ लो, बात खत्म। समझने की है ना, मुझे जहां तक हमारे टीचर ने समझाया हुआ है और जहां तक मैंने अपनी वो करी हुई है, मुझे लगता है इफेक्टिवनेस पहला क्या होता है कि आप क्वालिटी या आउटपुट वो सही होनी चाहिए। एफिशिएंसी करनी चीज अब अच्छी है, अच्छी का तो आपने इफेक्टिवनेस देख लिया, अब स्पीडी भी करनी है। खैर पेपरों की चीजें हैं नहीं, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है, डिस्क्लेमर मैं भी दे रहा हूँ, तो जैसा समझना है समझ लो। इतनी चर्चा हो गई, ऊपर इफेक्टिवनेस नीचे एफिशिएंसी। याद कैसे करोगे, पहले पेपर ठीक होना चाहिए, बाद में पूरा 100 का भी होना चाहिए। तो ठीक होने को इसलिए मैं कोरिलेट कर देता हूँ इफेक्टिवनेस के साथ, सिर्फ ये चीज याद करवाने के लिए। तो ऊपर इफेक्टिवनेस है, नीचे एफिशिएंसी। पहले पेपर ठीक होना चाहिए, फिर पूरा होना चाहिए। एंड इट लीड्स टू एडिशनल वर्क। कह रहे हैं ये जो कंक्लूजन होगा आपको एडिशनल अब काम करने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आप कह रहे हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, सच्चाई ये है कि नहीं है। अच्छा फिर मैं ऐसे करता हूँ, बाकी 40 भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 60 में ना छोटी मोटी गड़बड़ आ रही थी, तो मेरे को लग रहा था 40 में तो बहुत ही गड़बड़ होगी। अगर है तो भाई 40 भी पूरी चेक कर, अदरवाइज तो सैम्पलिंग की वजह से तू बोल रहा है ना, ये तो प्योर तुक्का हो गया। तो इसलिए एडिशनल वर्क आपके ऊपर लग जाएंगे, और कंक्लूजन तो हमें पता ही है इनकरेक्ट हो जाएंगे। एक बार फिर से सैम्पलिंग रिस्क। पहला सैम्पलिंग रिस्क तो वो होता है कि बेस्ड ऑन ऑडिट सैंपल आप डिफरेंट कंक्लूजन पे पहुंच गए। अगर मीनिंग आता है तो इसका मीनिंग क्या है सैम्पलिंग रिस्क का, कि आपने इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया, यानी गलत ओपिनियन 1 देना था, ओपिनियन 2 दे दिया। इसकी वजह से क्या होंगे 2 टाइप्स ऑफ एरोनियस कंक्लूजन। पहला, टीओसी के केस में कंट्रोल्स आपको लग रहा है मोर इफेक्टिव देन एक्चुअल। टीओडी के केस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, ये लीनियंट अप्रोच थी। इससे क्या हो रहा है ऑडिट की इफेक्टिवनेस और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जा रहा है। दूसरी मिस्टेक है टीओसी के केस में आपने स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो करी, आप कह रहे हो कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है जबकि सच में ठीक थे। या फिर टीओडी के केस में आप कह रहे हो गलती है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि एक्चुअल में नहीं थी, यानी कि यहाँ पे आप डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हो। इससे होगा क्या एडिशनल काम हो जाएंगे, एफिशिएंसी और इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। कंक्लूजन इनकरेक्ट कोई वही बोलते हैं आपको। उसके बाद है नॉन सैम्पलिंग रिस्क, सबसे मुश्किल पॉइंट। द रिस्क दैट ऑडिटर रीचेस एन एरोनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। ओए होए होए, जैसे नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में तो पहला पॉइंट वही था ना, रैंडम नंबर और प्रोबेबिलिटी की को छोड़ के बाकी अप्रोच है नॉन स्टैटिस्टिकल। नॉन सैम्पलिंग क्या हो गया ऊपर वाले रिस्क को छोड़ के, कौन से सैम्पलिंग रिस्क को छोड़ के। अब मेरे को बताओ पूरी ऑडिट में क्या सिर्फ सैम्पलिंग रिस्क होते हैं? अगर आपने पूरी ऑडिट 100 की 100% ही चेक करी, क्या फिर कभी रिस्क नहीं होंगे? तब भी ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व होती है, आपकी एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। तो कह रहे हैं सैम्पलिंग रिस्क एक, बाकी अदर रिस्क। तो इसको आप बोल दो अदर ऑडिट रिस्क, अदर ऑडिट रिस्क। रिस्क नहीं बोलना, रिस्क बोलना, ठीक है। अदर ऑडिट रिस्क। एग्जाम्पल ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क, यूज ऑफ इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। अगर आप प्रोसीजर गलत अप्लाई कर रहे हो, सैम्पलिंग तो आपने करी ही नहीं, 100 की 100 आइटम चेक करी, ओ भाई मैंने 100 की 100 आइटम चेक करी, ठीक है, मैंने सैम्पलिंग लगाई तो रिस्क नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है? 100 की 100 आइटम ही आपने गलत चेक कर दी। फिर दूसरा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस, डेटर को क्रेडिटर समझ के बैठ गया, कुछ भी लगा लो, मतलब एविडेंसेस जो मिले उसको आप समझ ही नहीं पाए। या फिर फेलियर टू रिकॉग्नाइज अ मिसस्टेटमेंट या डेविएशन, कोई डिफरेंसेस या गलतियां निकल के आ रही थी पता ही नहीं चल रहा है। तो ये क्या है? सैम्पलिंग रिस्क के अलावा अदर रिस्क है। तो नॉन सैम्पलिंग रिस्क को आप क्या बोल देंगे? अदर ऑडिट रिस्क। उसके सोर्सेज क्या है, कहां से?
ह्यूमन गलतियां हो सकती हैं, सैंपल रिजल्ट की मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आप कर दो, अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर नॉट अप्रोप्रिएट, या फिर गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर आप रिलाई कर रहे थे। डन। क्या क्या हो चुका है हमारा हो गया, एक तो मीनिंग हो गया, ठीक है, लेस देन 100% आइटम्स, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, और ड्रॉ द कंक्लूजन फॉर एंटायर पॉपुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ड्रॉ द कंक्लूजन। पॉपुलेशन का मीनिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स थी 3, एप्रोप्रिएट, रिलायबल, कंप्लीटनेस। उसके बाद रिस्क आ रहा था, रिस्क में आप सॉरी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आ रहा था, रैंडम सिलेक्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मोर साइंटिफिक, और लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम। एडवांटेज हो गया, ये हो गया, रिस्क हो गया। अगले टॉपिक पे आ जाओ, सैंपल डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन। यही तो है सबसे मुश्किल काम। कितना सैंपल डिजाइन लेना है, कितना सैंपल साइज लेना है, कौन सी 60 आइटम्स वो वाली आपको चेक करनी है 100 में से। बात तो यही है ना, 100 में से वो वाली कौन सी 60 आइटम्स चेक करनी है, फर्स्ट 60, लास्ट 60, या 20-20-20 कैसी। तो इसको आप पहले लिख दो, सौ में से 60 आइटम्स कौन सी सिलेक्ट करनी है। सौ में से 60 आइटम्स कौन सी सिलेक्ट करनी है, सिरदर्दी वाला काम। पहला तो सैंपल डिजाइन नंबर 1 डाल दो इसको। तो सैंपल डिजाइन कैसे आप सिलेक्ट करोगे? व्हेन डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल, मतलब आप सैंपल का पूरा डिजाइन बना रहे हो। डिजाइन यानी कि वही मन में सोच रहे हो, चाहे लिख रहे हो, चाहे पूरी प्लानिंग कर रहे हो। ऑडिटर शैल कंसीडर द पर्पस, सर्कल कर दो पर्पस को, ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। पहले तो देख रहे हो आपके ऑडिट का पर्पस क्या है। अब अगर आप ऑडिट एफएस की करने गए हो, समझ लो स्टॉक ऑडिट आपको करनी ही नहीं है, तब थोड़ी गोदाम में चले जाओगे कि भाई मैं पिछली ऑडिट करके आया हूँ, हमने ना 100 बॉक्सेस में से ना 10-15 बॉक्सेस खुलवाए थे। और भाई ऑडिट अलग अलग है ना, तो आपको पर्पस देखना पड़ेगा आपकी ऑडिट का। या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। आप कह रहे हो मेरे को विस्की वाले, ड्रिंक वाले, दारू वाले, पेट्रोल वाले पाइपलाइंस चेक करनी है, चले जाओ उधर टुक्की लगा के आ जाओ। फिर डिपेंड करेगा ना आपका ऑडिट प्रोसीजर कैसा है, या फिर पॉपुलेशन कैसी है। पॉपुलेशन कुछ भी हो सकती है, पाइपलाइन में पेट्रोल पंप भी हो सकता है, नॉर्मल बॉक्सेस में यूनिट्स भी हो सकते हैं। फ्रॉम विच द सैंपल विल बी ड्रॉन। तो सबसे पहले अपना पर्पस। दूसरा, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द सैंपल साइज सफिशिएंट। तो सैंपल साइज को सर्कल करो। दूसरे में हो गया सैंपल साइज जो रिड्यूस कर दे सैंपलिंग रिस्क को, यानी कि 100 में से अगर मैं सिर्फ 15 आइटम चेक करूं तो क्या ये सफिशिएंट है? ठीक है, तो इसको लिखो फॉर एग्जांपल 15 आइटम्स out of 100 is not sufficient. Clear? तीसरा, auditor shall select items for sample in such a way that each sampling unit have a chance of selection. सर्कल कर दो chance of selection को। पहला था पर्पस आपको देखना है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन आपको देखनी है। दूसरे में सैंपल साइज देखना है जो पूरी सैंपलिंग रिस्क को कम से कम रखे, और तीसरे में चांस ऑफ सिलेक्शन। व्हेन डिजाइनिंग द ऑडिट सैंपल, द ऑडिटर्स कंसिडरेशन इंक्लूड द स्पेसिफिक पर्पस टू अचीव या कॉम्बिनेशन ऑफ। तो स्पेसिफिक पर्पस पहले वाला ही है, रिपीट है। देखो फर्स्ट पर्पस था, यहाँ स्पेसिफिक पर्पस है। वाओ, हमारे लिए तो पॉइंट बढ़ गया ना। और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो अब आप देख लोगे कि आपका खुद का ऑडिट प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर स्पेसिफिक पर्पस क्या अचीव करना चाहते हो। तो देखा जाए हमारे लिए अच्छी चीज हो गई, ऊपर पर्पस नीचे स्पेसिफिक पर्पस। वाओ। ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ what constitute a deviation or misstatement so that all and only those conditions are relevant to the purpose of audit procedure are included in the evaluation of deviation. यहां तक कर लो, इतनी सिरदर्दी नहीं लेनी। जो भी 60 आइटम्स चेक कर रहे हो उसमें से देख लो, 60 आइटम्स को चेक कर रहे हो कि ठीक क्या है गलत क्या है, पहले लिख के रख लो कि अगर बाय चांस ये गलती निकली तो इसको मैं मिसस्टेटमेंट या डेविएशन बोल दूंगा, यानी कि डिफरेंस। इतनी सिरदर्दी नहीं लेनी, ये नीचे वाला कट कर सकते हो आप लोग। पहले में पर्पस देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन देख लो, सैंपल साइज देख लो, चांस ऑफ सिलेक्शन सभी का आ जाए, स्पेसिफिक पर्पस देख लो, ऑडिट प्रोसीजर का वो
ऑडिट प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन, और देख लो कि कौन सी चीज को आप डेविएशन बोलोगे। डेविएशन कौन से बोलेंगे? फॉर एग्जांपल, जो मैनेजमेंट के साइन थे वो आपस में मैच नहीं हो रहे, डेविएशन है। हमने बोला मैनेजर नंबर 1 के साइन चाहिए, कई कई डॉक्यूमेंट पे मैनेजर नंबर 2 के साइन थे, डेविएशन है। समझ गए? तो आपको तो वो सिचुएशन बेस्ड देखना पड़ेगा डेविएशन क्या है। 6, in considering the characteristics of population for test of control, the auditor make the assessment of expected rate of deviation based on auditor's understanding of relevant control or on examination of small number of items. Expected rate of deviation for test of control, कह रहे हैं अगर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने गए हो तो आप देख लेना कितने डेविएशन होने के चांसेस है उस कंट्रोल के। 5th के साथ लिंक है। 5th में नॉर्मली बोला कि डेविएशन ऑडिट प्रोसीजर में क्या हो सकता है। 6 में सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल को लेके डेविएशन आप कितना उम्मीद रखते हो। 7th, इन कंसीडरिंग द population from which sample will be drawn, the auditor may determine the stratification and value weight selection। अब ये क्या होता है? ये नीचे है। स्ट्रेटिफिकेशन होता है ग्रुपिंग कर देना, वैल्यू वेटेड का मतलब होता है कि वैल्यू बेस्ड सैंपल चुनना। स्ट्रेटिफिकेशन को लिख दो ग्रुपिंग, वैल्यू वेट सिलेक्शन को लिख लो सैंपल आउट ऑफ वैल्यूड आइटम्स। वैल्यूड आइटम समझते हो? 100 रुपए, 50 रुपए, ये चीज। जैसे आपने सैंपल चुन लिया, पहला है स्ट्रेटिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग वैल्यूएटेड का सैंपल ऑफ वैल्यूड आइटम्स। शब्द हो सकता है अच्छे अच्छे मैंने ना लिखवाया हो, सैंपल आउट ऑफ वैल्यूड आइटम मतलब फिगर्स चूज करना। फॉर एग्जांपल 10,000 के ऊपर वाली आइटम मेरे को चेक करनी है, 10,000 के नीचे वाली चेक ही नहीं करनी। तो 10,000 के नीचे वाली समझ लो टोटल 100 में से 25 आइटम्स ही थी, तो मतलब यहाँ पे आपने वैल्यू वेट सिलेक्शन कर लिया सैंपल का। चलिए जी आगे, सैंपल साइज आपको कैसे कैसे सिलेक्ट करना है। सॉरी, सैंपल डिजाइन। सबसे पहला पर्पस लिखोगे आप अपने हाथों से, फर्स्ट के साइड पे लिखो पर्पस, क्योंकि ये वाले पॉइंट आपको याद नहीं रहने वाले नहीं तो। फर्स्ट के साइड पे लिखो पर्पस, सेकंड के साइड पे लिखो सैंपल साइज, थर्ड पे लिखो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। फोर्थ बहुत ही टेक्निकल था, स्पेसिफिक पर्पस। यहाँ पे पर्पस नहीं है, कौन सा पर्पस है? स्पेसिफिक पर्पस। ओहो बड़ा मुश्किल था, स्पेसिफिक पर्पस। फिफ्थ पे डेविएशन, व्हाट इज डेविएशन लिखो फिफ्थ में, व्हाट इज डेविएशन, ये ध्यान में रखना। सिक्स्थ में डेविएशन फॉर टीओसी, टीओसी के लिए हम क्या डेविएशन मानते हैं। और सेवंथ में स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यू वेट सिलेक्शन। स्ट्रेटिफिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेटिफिकेशन, इसका मेन मतलब मैंने अभी आपको लिखवा दिया, ग्रुपिंग का। चलिए आगे, सैंपल डिजाइन में पहला पॉइंट क्या था? पर्पस। दूसरा सैंपल साइज सफिशिएंट होना चाहिए। तीसरा इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। फोर्थ क्या था? स्पेसिफिक पर्पस या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फिफ्थ व्हाट इज डेविएशन या मिसस्टेटमेंट। फिर डेविएशन फॉर टीओसी, फिर यूज द स्ट्रेटिफिकेशन या फिर वैल्यू वेट सिलेक्शन। अब स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है? मींस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। 100 है, अगर मैं उसको 5-5 की ग्रुपिंग कर दूं तो कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? 20। यही वो बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। आपने 5-5 की ग्रुपिंग कर दी। ईच ऑफ विच is a group of sampling unit which have similar characteristics, often monetary value। तो कह रहे हैं जैसे आपने मतलब 5000 तक एक कैटेगरी बना दी, 5000 से 10,000 तक दूसरी, 10,000 के बाद तीसरी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कितनी कैटेगरी बनाई? एक 5000 तक की,
एक 5000 से 10,000 तक की, एक 10,000 से ज्यादा। ठीक है, अब मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगा, एक एक करके मुझे बताना मैं किस ग्रुपिंग में फॉल कर रहा हूं। मेरे को अगर 100% आइटम्स चेक करनी है, 1 से लेके 5000 वाले की चेक करूं, 5 से 10 या 10,000 से ऊपर वाले की। अनुज पता चला कि नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं था। अगर मेरे पास 3 ग्रुपिंग है, एक है 0 से 5,000 रुपए तक की, दूसरी है 5,000 से 10,000 रुपए तक की, तीसरी है 10,000 से ज्यादा। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मेरे को 100% आइटम्स चेक करनी है, तो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी की चेक करूं? 10,000 से ज्यादा। रीजन क्योंकि वो हायर है। अगर मैं कहूँ हमारी जो कंपनी है वो है इसी रेंज में चलती है, तो मेरे पास 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में जो सबसे सेंसिटिव होगी, जो सबसे हायर होगी, उसके ऊपर 100% चेक करूंगा। पॉइंट नंबर 2 बोलता हूं मैं, 2 मिक्स करके। एक के ऊपर मैंने 25% आइटम्स चेक करनी है, एक के ऊपर 50%। 25% आइटम्स कौन सी कैटेगरी की चेक करूंगा? 0 to 5,000। क्यों? क्योंकि सबसे कम रिस्क वाली या सबसे कम मतलब पैसों वाली वही है, तो उसके ऊपर सबसे कम आइटम चेक कर सकता हूँ, यानी कि वहां पे सैम्पलिंग यूनिट या सैम्पलिंग साइज कम रख सकता हूँ। और बाकी रह गया एवरेज, तो एवरेजली आप 50% चेक कर रहे हो तो 5,000 से 10,000 वाले चेक कर लो। तो ये है स्ट्रेटिफिकेशन और उसका ऑडिट प्रोसीजर। ईच ग्रुप सो डिवाइडेड इज कॉल्ड स्ट्रेटा। ईच स्ट्रेटम इज ट्रीटेड एज इफ इट वाज अ सेपरेट पॉपुलेशन एंड प्रोपोर्शनेट आइटम्स आर सिलेक्टेड। आगे प्रोपोर्शनेट आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। मतलब हर ग्रुप में से आप कुछ कुछ आइटम चेक कर लेते होते हो, या फिर कुछ ग्रुप्स ही चेक कर लिए। जैसे मैंने क्या किया, पहले 3 ग्रुप चेक कर लिए, टोटल 20 ग्रुप है ना, पहले 3 कर लिए, फिर 10th 11 वाला कर लिया, फिर ये। या तो ऐसे कर लो, या फिर हर ग्रुप में से कोई एक आइटम उठा लो, कोई 2, कोई 3, कोई पहली, कोई दूसरी। तो ग्रुप्स ऐसे इन्होंने ये बता दिए कि अगर आपका 5,000 से ज्यादा वाला है, 1,000 से 5,000 वाला है, या बिलो 1000। मैंने अपने कौन से ले लिए थे? 5,000, 5 से 10 और 10 से ज्यादा। द ऑडिटर कैन डिसाइड चेक ऑल द वाउचर्स अबव 1 लाख, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई एग्जाम्पल के हिसाब से। किसी एक को, चौथे को ठीक करना चाहोगे या 5वें को? समझ गए ये क्या है? 1 लाख से ऊपर वाले तो सारे चेक करो। हमारे पास ऊपर एग्जाम्पल में कम फिगर वाला मैंने ले लिया, तो आप ऐसे करो 1 2 3 को चेंज कर दो। यहाँ पे ऊपर पहले नंबर में वाउचर्स अबव, इसको कर दो 1 लाख रुपीज। ये आपके पास हो गए 25,000 से 1 लाख वाले, 25,000 से 1 लाख वाले, और आगे हो गए अप टू 25,000। अब ठीक है ना, देखो मैच हो गया 4th और 3rd। वाह, 4th और 5th 6th। अनुज इसको एरर लिख लियो। डन जी, आगे समझ। और 6th आपके पास है रीजनिंग बिहाइंड द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज दैट फॉर अ हायर डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन weight should be allocated to reflect these difference. This is achieved by selecting different proportionate from each strata. जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारी पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ स्ट्रेटा या ग्रुपिंग में डिवाइड कर दिया। उस ग्रुपिंग में से आप चुन लोगे, किस हिसाब से चुन लोगे, या तो सारे ग्रुप्स में से कुछ कुछ आइटम चुन लो, कि हर ग्रुप की पहली आइटम चेक कर लो। तो इससे आपका होगा क्या, आप फर्स्ट चेक कर रहे हो, 6th 11th 16th। समझ में आ गया? अगर 20 ग्रुप हैं 5-5 के, तो सभी की पहली आइटम चेक कर रहे हो। दूसरी आइटम वाले में, दूसरे बॉक्स वाले में तो 6वां नंबर तो आ रहा होगा, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 है, 16, 11 से 15, 11 से 15, 16 से 20, 21 से। तो आपने क्या किया, फर्स्ट और 6th आइटम उठा ली। या दूसरा कर लो कि हर फर्स्ट और 4th आइटम, यानी कि पहला, चौथा, 6वां, 9th। फर्स्ट हो गया, और कौन सा हो गया था, फर्स्ट, 4th 6th 9th। तो ऐसे ही पूरी सीरीज को चला देना, 11 14 16 19। इससे क्या होगा, आपने बिल्कुल ही रैंडम उठा लिए, तो आपका पर्पस भी सोल्व हो जाएगा। चेक भी आपने कोई 40 आइटम करनी थी, 40 आइटम भी चेक हो गई, और रैंडम नंबर भी यूज हो गया, और सभी ग्रुपिंग में से 2-2 यूनिट्स भी उठा लिए। उसके बाद आपके पास है वैल्यू वेट सिलेक्शन, यानी कि फिगर बेस्ड या वैल्यू बेस्ड, फिगर या वैल्यू बेस्ड सैंपलिंग, फिगर या वैल्यू बेस्ड सैंपल।
When performing TOD, it may be efficient to identify the sampling unit as the individual monetary unit. आ गया individual monetary unit, सर्कल कर दो। कह रहे कोई आपने एक फिगर उठा ली, जैसे ऊपर तो ग्रुपिंग कर दी ना 5000 तक की, यहाँ पे आपने एक फिगर उठा ली, भाई 10,000 से नीचे वाले मैंने चेक ही नहीं करने, 10,000 के ऊपर वाले चेक करने हैं। One benefit of this approach is to defining the sampling unit is that audit effort is directed to large value items। आ गया larger value items। क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि 10,000 तक आपने एक किस्सा बांध लिया, एक फिगर बांध ली, 10,000 से पहले वाली आइटम चेक नहीं करोगे कि वो उनके लिए तो क्या ही फ्रॉड होंगे यार, छोटे मोटे फ्रॉड, इतनी बड़ी कंपनी है। अब रिलायंस में जाके आप 10-10 हजार के फ्रॉड ढूंढोगे तो बस रिलायंस में तो आप थोड़ी फिगर ही ज्यादा लोगे यार, कम से कम 50,000, इससे कम वाले लॉसेस छोड़ ही दो, वो कंट्रोल हो ही नहीं सकते, इनहेरेंट लिमिटेशंस रहेंगी उसके बाद वाले, बिकॉज दे हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ सिलेक्शन एंड कैन रिजल्ट इन स्मॉलर सैंपल साइज। और सबसे बड़ी गड़बड़ होती क्या है सैम्पलिंग की, आपने क्या चूज किया, 1000 समझ लो चूज कर लिया, 1000 से कम वाली आइटम्स मैंने चेक ही नहीं करनी। आप भी इंसान हो, एम्प्लॉइज भी इंसान है, आप तो चेक करने आए हो, वो तो कर रहे हैं। एग्जाम की मैं जितनी मर्जी टिप्स दे दूं, काम आपने करना है। मेरे लिए तो मतलब नॉर्मल है, मेरे को तो किताबी बातें कर रहा हूँ या संस्कारों वाली, ज्ञान बांटने वाली, जो कर रहा है उसको ज्यादा पता है। तो ये चीज आपको भी पता है, ये चीज एम्प्लॉय को भी पता है, धोखाधड़ी वाले को। आपने माइंड में क्या सोचा, 1000 तक की आइटम तो चेक ही नहीं करेंगे, सामने वाला भी तो यही सोच रहा होगा यार, छोटी मोटी आइटम्स में गड़बड़ी करते हैं। ऑडिटर के पास इतना टाइम थोड़ी है, हर बार आता है यार, हर 3 महीने बाद या हर 1 साल बाद आता है, तो उसको भी पता है यार, वो छोटी मोटी आइटम पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। अगर फ्रॉड निकल भी आते हैं उसको वो इग्नोर कर जाता है। तो क्यों ना आप अपना पुट्ठा दिमाग चलाओ, पुट्ठा दिमाग चलाओगे तो आप कहोगे 1000 से कम वाली में गड़बड़ कर, समझ रहे हो। तो ये चीज रहेगी, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। तभी तो टॉपिक आया था सैम्पलिंग रिस्क, और रिस्क रहेगा। दिस अप्रोच, इसकी फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी एग्जांपल क्या थी, वो जो मैं बद्दी में ऑडिट करने जाता था, विजय स्टेशनरी वाला, क्योंकि उनके बिल इतने आते थे, लेकिन आते वही 500-700, 800, 1000, 1500, और उसमें कितनी गड़बड़ी थी। दिस अप्रोच में बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द सिस्टमैटिक मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन। सिस्टमैटिक मेथड को सर्कल करो, क्योंकि आपने एक फिगर ले ली, ये सिस्टमैटिक है भी वैसे नहीं भी है। एंड मोर एफिशिएंट व्हेन सिलेक्टिंग आइटम यूजिंग द रैंडम सिलेक्शन। क्योंकि देखो, अगर आप बात करें किसी एक कंपनी में, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसमें ना हजारों पार्टीज के साथ आपकी कोई ना कोई परचेजेस आते रहते हैं। सोच के देखो, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसमें 200-300 भी वर्कर हुए ना, तो समझ लो आपको कैंटीन भी रखनी है, स्टेशनरी भी आनी है, कुछ ना कुछ प्लांट मशीनरी है, खराब होता ही रहता है, नट बोल्ट मंगाते ही रहते हो, चाय पानी के खर्चे, साबुन सौदे, सब इतना कुछ होता है। तो इतने बिल्स आपके पास आएंगे। कोई आपने मशीनरी खरीदी, वो भी तो बिल है, तो इतने बिल्स आएंगे। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे मोर एफिशिएंट हो जाएगा जब रैंडम सिलेक्शन करनी है। तो आपने 10,000 की कर ली, जो बिल आते जाएंगे 10,000 से कम नहीं करेंगे, उसके बाद वाले करते रहेंगे। तो उसमें से विजय स्टेशनरी वाले का बिल भी आ सकता है, और किसी प्लांट मशीनरी वाले का भी आ सकता है, फर्नीचर वाले का भी आ सकता है, बैंक की काउंटर एंट्री भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू वेट में इन्होंने बोला इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट आप उठा लेते हो, इंडिविजुअल मॉनेटरी यूनिट, तो मॉनेटरी यूनिट से याद रह जाएगा वैल्यू। दूसरे में लार्जर वैल्यू वाली आइटम के ऊपर आप ज्यादा ऑडिट एफर्ट्स डालते हो, ऑडिट एफर्ट्स आप ज्यादा कहां पे डालते हो, लार्जर वैल्यू ऑफ आइटम्स में। और तीसरे में बोल दिया साइंटिफिक मेथड है और मोर एफिशिएंट हो जाता है ये रैंडम सिलेक्शन करने के लिए। वो तो मतलब याद करने वाली चीज है, कुछ तो लिखना था ना बेचारों ने। चले, स्ट्रेटिफिकेशन क्या था, ग्रुपिंग कर देना, और वैल्यू वेट वाले में क्या था, मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी आइटम उठा लेनी है आपने। अब आपके पास आ रहा है सैंपल साइज, ऊपर था सैंपल डिजाइन, यहाँ पे आ रहा है सैंपल साइज। सैंपल साइज का मतलब है आपको सैंपल साइज कम चूज करना है कि ज्यादा चूज करना है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता चला जाता हूँ, आप मुझे आंसर देते चले जाओ। मैं ऑडिटर आप लोगों की कंपनी में ऑडिट करने गया, समझ लो आप मेरे कौन हो, क्लाइंट, मैं आपका कौन हूँ, ऑडिटर। कविता बताएगी पहला आंसर। मैं एज एन ऑडिटर, अगर मेरा टॉलरेट लेवल ज्यादा है तो मेरा सैंपल सिलेक्शन साइज, क्योंकि सैंपल साइज टॉपिक चल रहा है, तो मेरा सैंपल साइज कम होगा क्या ज्यादा। अगर मेरा टॉलरेट लेवल, सहने का लेवल ज्यादा है, तो मेरा सैंपल साइज कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। टॉलरेट लेवल ज्यादा है तो ज्यादा होगा सैंपल साइज। अच्छा, मतलब अगर मैं
6 गलतियां एक्सेप्ट, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा गलतियां एक्सेप्ट कर लूंगा, तो मेरा सैंपल साइज कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब समझिए, अब आपने सही आंसर दिया। जब मैं बोल रहा हूँ कि यार लीनियंट अप्रोच कर रहा हूँ, यार करो जितनी गलतियां करनी है, मैं थोड़ी सी भी चेक कर लूंगा। तो सोच के देखो, अगर मैंने सैंपल साइज थोड़ा सा चेक किया, 100 में से मैं 60 बोल रहा था, मैंने सिर्फ 25 आइटम चेक की, तो रिस्क 75% के बराबर है। अब पहले रिस्क सिर्फ 40% के बराबर था, तो मतलब मैं सैंपल साइज कम। अब मैं इसको रिवर्स कंडीशन में बोलता हूँ, मैं इसको रिवर्स कंडीशन में बोलता हूँ, मेरा जो गलतियां टॉलरेट करने का लेवल 40% नहीं 75% है, तो मेरा सैंपल साइज क्या होगा? कम ही होगा। तो मैं कहूंगा चल 25 आइटम चेक कर दे। अगर मेरा टॉलरेट लेवल 75% है तो मैं 25% आइटम चेक करूंगा। अगर मेरा टॉलरेट लेवल ओरिजिनल केस में 40% था तो मैं 60 आइटम चेक करूंगा, यानी अब मेरा सैंपल साइज बढ़ जाएगा। तो जितना मेरा टॉलरेट लेवल ज्यादा होगा, मैं सैंपल साइज छोटा करूंगा। मैं कहूंगा यार जल्दी दे, पैसे कम मिले हैं, टाइम कम है, छोटी सी आइटम चेक करो। फिर सामने वाला बोल रहा है अगर ऑडिट रिस्क निकल के आ गई, गलतियां निकल के आ गई, मैं कहूंगा निकल के आ गई तो आ जाए, यानी कि मैं टॉलरेट करने के लिए तैयार बैठा हूं। तो सैंपल सिलेक्टेड, यानी कि सैंपल साइज मैं कम चूज करूंगा। तो मतलब सैंपल साइज हुआ कि कितने हमने ग्रुप्स बनाया, कितने में से कितने आइटम चेक करनी है, ग्रुप को छोड़ दो, 100 वाले एग्जांपल पे आ जाओ। अगर जैसे सैंपल साइज पूरी किस क्या पॉपुलेशन का है, कैसे? अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं सैंपल साइज में आइटम सिलेक्ट करने को आइटम सेलेक्ट कर ले, 10 पर 10 में 5 ले ले, 6 कर ले, 7 कर ले। पूरे 100 में से कितने चेक करने हैं? पूरे 100 में से कितने चेक करने हैं? 100 आइटम्स है मेरे पास, 100 आइटम्स को इकट्ठा मैं बोलता हूँ पॉपुलेशन। तो अगर मैं ये मान के बैठा हूँ कि मेरे को ना सिर्फ 40% गलतियां ही एक्सेप्ट करनी है, तो यानी कि मेरे को कम से कम 60 तो चेक करने पड़ेंगे ना। तो बाकी जो मैं 40 नहीं चेक कर रहा, मैं ये मान लूंगा कि 40 के 40 गलत है। ठीक है, एक बार फिर से, टोटल आइटम्स कितनी है? 100। मैं ये मान के बैठा हूँ कि 40% में गलत जो अगर होता है तो मैं टॉलरेट कर लूंगा, तो यानी मेरे को मिनिमम 60 तो फिर चेक करनी पड़ेंगी ना। बाकी मैं 40 चेक नहीं करता, तो 40 की 40 में ज्यादा से ज्यादा ये मान लेता हूँ सारी गलत निकल आएंगी, और मेरा लेवल भी, मेरा पर्पस भी कंप्लीट हो जाएगा कि मैंने 60 आइटम चेक कर ली। 40 का मेरा टारगेट था गलत सहने का। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा, मेरा टॉलरेट लेवल जो है अब 40% नहीं है, 75%। मैं 75% गलतियां भी एडजस्ट कर जाऊंगा, तो मेरा सैंपल साइज क्या हो जाएगा? 25। तो मैं 25 आइटम चेक कर लेता हूँ, मतलब मेरा सैंपल साइज डिक्रीज हो गया। कितना हो गया? 60 से कम होके 25 हो गया। तो जब मैंने 25 आइटम चेक कर ली, 75 सारी की सारी चाहे गलत भी हो जाए, तो मैं सोच के ही तो बैठा था कि मेरा टॉलरेट लेवल अब बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अगर मेरा टॉलरेट लेवल बढ़ जाएगा तो मेरा सैंपल साइज डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल इसके साथ में लिख लो, बाकी और एग्जांपल आप फिर कोरिलेट करते चले जाना। ठीक है, यहां पे लिख लो फॉर एग्जांपल, if total 100 items, if total 100 items in a population and my tolerate level is 40, my tolerate level is, थोड़ा सा ना इसको वो कर लेना, माई टॉलरेट लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट या फिर डेविएशन, माई टॉलरेट लेवल ऑफ डेविएशन इज 40, मतलब कि मैं सिर्फ 40 डिफरेंसेस या 40 गलतियां एक्सेप्ट कर सकता हूं। देन आई हैव टू चेक मिनिमम 60 आइटम्स। तो 60 आइटम्स क्या है आपका? सैंपल साइज, दैट इज सैंपल साइज मेरा कितना हो गया? सैंपल साइज इज इक्वल टू 60। now if my tolerate level is 75, that is it increases, then I can audit only 25 items only,
कैन को अंडरलाइन कर देना, आई कैन ऑडिट ओनली 25 आइटम्स ओनली, दैट इज सैंपल साइज डिक्रीजेस। दैट इज सैंपल साइज डिक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख दो, सैंपल साइज डिक्रीज हो गया ना, 60 से 25 पे पहुंच गया, 60 से 25 पे पहुंच गया। आया समझ में? दूसरा मेरे को एक बात बताओ, अगर कर लिया नोट डाउन ये? कमल नहीं आया समझ? ऑडिट में भी टैक्स पढ़ाने लग जाऊं क्या? खुश रहा करो, हंसते। नहीं मैं ना सैंपल साइज मेरे को ना ये है कि बस ठीक है मेरा वो, मैं उससे इधर भी रिलेट कर रही थी ना, जैसे ग्रुप में अगर हमारी आइटम्स कम है तो मैं उसको सैंपल साइज समझ रही थी, आप नहीं समझे, मैं खुद ही नहीं समझ रही थी, मैं समझ रही तो मत करो ना ग्रुपिंग, वो तो एक टॉपिक था, टॉपिक को क्यों रिलेट कर रहे हो? अब तो टॉपिक जनरल टॉपिक चल रहा है सैंपल साइज, जो बीच में स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल, ऑडिट रिस्क या ये ग्रुपिंग, वो तो बीच के टॉपिक आ जाते हैं ना। अब जर्नल चीज के साथ किसी चीज को कंपैरिजन किया करो। अब आप कंपैरिजन कर रहे हो जो पिछला टॉपिक की है, पहला जो मीनिंग किया था उसके साथ कंपैरिजन करो ना हर चीज को। चल तो सैम्पलिंग रही है ना, सैंपल का साइज चल रहा है, वो सैंपल डिजाइन के अलग टॉपिक थे, अगर आप उस बीच में से किसी नेक्स्ट टॉपिक को कंपैरिजन करोगे तो खुद ही कंफ्यूज होगे। सैंपलिंग के साथ क्लियर करो इसको। तभी मैंने 100 और 60 वाला एग्जांपल लिखवा दिया। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 देखना, इन केस ऑफ इंक्रीज इन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम, अगर आपको लग रहा है ऑडिटर की असेसमेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बढ़ रही है, आपको ये लग रहा है कि रिस्क बढ़ने वाला है, तो आप अपना सैंपल साइज कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है यार रिस्क बढ़ रहा है, तो सैंपल साइज बढ़ा दो, अच्छी ऑडिट करो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो हिंदी में, अगर रिस्क बढ़ रहा है तो जनरली आप रिस्क को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो कि रिस्क को कम करने के लिए? हम ऑडिट कर रहे हैं रिस्क को कम करने के लिए, तो सैंपल साइज बढ़ जाएगा, तो सैंपल साइज विल इंक्रीज। ठीक समझ में आ गई? इसके मैं अभी 2 ही करवाने वाला हूं, बाकी आप अपने आप को रिलेट कर लेना। ठीक है, दूसरे में वही था, अगर इंक्रीज इन टॉलरेट लेवल हो तो डिक्रीज हो जाएगा, ये तो मैंने अभी पूरा डिटेल में ही समझा दिया, ये सेकंड की एग्जांपल दी। अगर डिक्रीज इन टॉलरेट लेवल हो कि मेरे को गलतियां सहनी ही नहीं है, तो इसके साथ थर्ड भी लिख लो आप ना, 2A लिख लो, 2A, इफ डिक्रीज इन टॉलरेट लेवल, देखना है तो नहीं होगा, इफ डिक्रीज इन टॉलरेट लेवल, मेरे को गलतियां सहनी ही नहीं है, तो मेरे को सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा आइटम्स की ऑडिट करनी पड़ेगी, तो ये इंक्रीज में आ जाएगा। फाइन, आगे आ जाओ टेस्ट ऑफ डिटेल के केस में। बात तो वो भी सही है, सेम ही है और कुछ नहीं है। टीओसी के अलग दे दिए, टीओडी के अलग दे दिए। टेस्ट ऑफ डिटेल का पहला पढ़ रहा हूँ, इंक्रीज इन ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क। सेम है, अगर आपको लग रहा है आपका रिस्क बढ़ने वाला है, तो रिस्क बढ़ने वाला है तो सैंपल साइज बढ़ा दो। उससे क्या होगा, सैंपल साइज बढ़ा के आप उन सभी आइटम्स की ऑडिट करोगे, सभी आइटम की अगर आपने ऑडिट कर दी, रिस्क कम हो जाएंगे। आपके लिए तो यही है ना, अगर आपने 100% सारी आइटम चेक कर दी, सैंपल रिस्क रहेगा ही नहीं। ऑडिट रिस्क जरूर रहेगा जो इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से है, सैंपल रिस्क तो खत्म हो जाएगा ना। अब मैं नीचे से शुरू कर देता हूँ ना, बीच में से 6th पढ़ लेते हैं एक बार रैंडमली, हम भी तो सैंपलिंग कर ही सकते हैं। सर हम नॉन सैंपलिंग रिस्क में ऑडिट रिस्क लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होगी कि जो चैप्टर में लिखा है। हाँ, बिना बिल्कुल। आया है तो ऑडिट रिस्क। जब कुछ ना आए फिर तो भगवान का नाम तो चलेगा। एक सेकंड, सिक्स्थ पॉइंट आपके पास है स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन व्हेन एप्रोप्रिएट। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन व्हेन एप्रोप्रिएट मतलब कि आपकी जो ग्रुपिंग है वो एप्रोप्रिएट है। तो यहाँ से आप इसको सर्कल करो। जब आपको ये लग रहा है कि आपकी ग्रुपिंग है, चाहे पॉपुलेशन जो है वो क्या है, एप्रोप्रिएट है,
तब सैंपल साइज कम चेक करोगे। जब आपको पता है कि नॉर्मल चीजें सब सही चल रही हैं तो सैंपल साइज कम। इसके ऊपर वाला देखते हैं, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द ऑडिटर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड अ पॉपुलेशन। इसमें मेनली देखो सर्कल करने वाला ये चीज है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट। अगर आपको लग रहा है मिस स्टेटमेंट आपकी ज्यादा हो रही है, सैंपल साइज बढ़ जाएगा। तो इसके साइड में भी लिख लो, बस ये लास्ट है लिखने वाला। अगर मिस स्टेटमेंट्स बढ़ रही हैं तो सैंपल साइज भी बढ़ा देंगे। क्लियर है? बाकी अब आप सेकंड वाला करवाना है इसमें। सेकंड, एन इंक्रीज इन द यूज ऑफ अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर डायरेक्टेड टू सेम असर्शन। कह रहे हैं कि एक असर्शन ना आपने रैप में कर लिया था, फिर अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर में यानी कि फैप में या सब्सटेंटिव प्रोसीजर में भी सेम असर्शन के ऊपर ही आपने ऑडिट करनी है। पॉइंट नंबर, मतलब आपके पास ना ऑडिट का स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, फिर एक आइटम आई, उसको स्टेप 1 में चेक कर लिया। जब उसी आइटम के लिए सैंपल साइज स्टेप 2 में बढ़ाओगे कि कम करोगे? कम करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेप 1 में उसी असर्शन को हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो इसको लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, बिकॉज स्टेप 1 में सेम असर्शन को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। बिकॉज ये लिखवा दो पहले, एक सेकेंड सिर्फ। बिकॉज स्टेप 1 में सेम असर्शन को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। थर्ड देखो, एन इंक्रीज, एक चीज आपके पास इंक्रीज हो रही है, ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। आप मिस स्टेटमेंट टॉलरेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 3 इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिस स्टेटमेंट 4। एक्चुअल मिस स्टेटमेंट कितनी हो रही है? 4, लेकिन आपने सोचा था टॉलरेबल कितनी है? 3। इज नॉट एक्सीडेड बाय, नॉट एक्सीडेड बाय, फिर 2 लेना चाहिए था ना यहाँ पे। 4 ही आएगा कि वो छोटी रह गई। यहाँ पे आप ये सोच रहे थे कि आपकी टॉलरेबल लेवल जो है ना वो एक्चुअल से कम होने वाली है कि ज्यादा होने वाली है? लेकिन ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टॉलरेट लेवल जो है आपका 3 था, आपने सोचा था 2 रहेगा, यानी कि टॉलरेबल लेवल, अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल समझाने के लिए बोलूं 2 एक बार के लिए, कि आपने सोचा था टॉलरेट कितनी है? टॉलरेट 3 है, लेकिन हो कितनी रही है? 2। फिर तो बढ़िया बात, फिर सैंपल साइज डिक्रीज होना चाहिए था, यानी कि आपकी एक्चुअल कितनी आ रही होंगी फिर? 4। एक्चुअल आपकी 4 आ रही है, टॉलरेट लेवल आपका 3 है, और ये वाली सिचुएशन आपकी बढ़ रही है, एन इंक्रीज हो रही है, तब आप सैंपल साइज क्या कर दोगे? इंक्रीज। फोर्थ तो सेम है, इसके बाद क्वेश्चंस आप देख लोगे अपने आप। इसके बाद देखो टॉपिक क्या है, परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट। सैंपल सिलेक्शन मेथड्स पे आ जाओ, बस आज का लास्ट टॉपिक सैंपल सिलेक्शन मेथड्स, फिर छुट्टी। पहला है सैंपल सिलेक्शन मेथड्स में रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन का पहला पॉइंट, दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंश्योर दैट ऑल आइटम विद इन अ पॉपुलेशन स्टैंड्स एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। पहले सर्कल करो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन को बाय यूज द रैंडम नंबर टेबल या रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर टेबल या रैंडम नंबर जनरेटर। टेबल हो गया आपका एक तरह से मैनुअली, जनरेटर हो गया आपने एक कंप्यूटराइज फिक्स कर दिया। जैसे हमारे जो मोहल्ले में आते थे तरुण कुल्फी और महेश कुल्फी, तरुण कुल्फी वाले के पास क्या मारते थे? ठप्पा, याद है?
आप लोगों के टाइम पे आता था वो ठप्पे वाला? अरे तो- प्लस वन इकोनॉमिक्स में भी एक अदर टॉपिक। हाँ, लेकिन वो तरुण कुल्फी और महेश कुल्फी नहीं आता होगा ना। तो तरुण कुल्फी वाला कुल्फियाँ बेचता था, स्टिक वाली कुल्फी नहीं होती, अच्छा हाँ, वो दूसरा घंटे भी जाता था। दूसरा वो बेल लेके आता था। मैं वो आपको बताता हूँ जल्दी से एक अपनी कहानी बचपन की। क्लास 4th 5th या 6th की बातें हैं। हमारे मोहल्ले में एक कुल्फी बेचने वाला आता था, तरुण कुल्फी वाला, ठीक है? पता लग गया कौन सा तरुण कुल्फी वाला? पता है मेरे को, जूस वाला। जो अब जूस वाला भी आता है। तो दूसरा आता था महेश कुल्फी वाला। बस इन दोनों का ही आपस में कंपटीशन था। अब वो लालच क्या देते थे, तब ना कुल्फी आती थी, एक आती थी 1 रुपए की स्टिक वाली कुल्फी, एक 2 रुपए की, एक 3 की और एक 5 की। फर्क क्या होता था? 5 वाली प्रॉपर रबड़ी वाली मोटी होती थी। हाँ, तो अब उन्होंने लालच देने के लिए क्या बनाया हुआ था तरुण कुल्फी वाले ने, एक ना वो ठप्पे वाली मशीन रखी हुई थी, उसके ऊपर ना पंच करोगे तो अंदर से ना एक टाइगर निकल के आएगा। टाइगर समझते हो, जो कैरम बोर्ड खेलते हैं जिससे अपन, तो वो निकल के आएगा, उसके ऊपर लिखा होता था नंबर 1। तो 1 रुपए की कुल्फी मिलती तो थी। आपको एक ही कुल्फी मिलती थी। फिर अगर किसी ने वो कर दिया, उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो उसको 2 कुल्फियां मिलती थी। 1 रुपए में। पैसे आपको 1 रुपए वाले देने हैं, फिर आप ठप्पा मारने का आपको वो चांस दिया जाता है। तो आप पंच करते हो। ऐसे इतनी बड़ी सी मशीन थी, तो उसके ऊपर हाथ लगा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर ना हमें हाथ मारना पड़ता था, ठप्पा पंचिंग करनी पड़ती थी, तो टाइगर निकलते थे। अब मुझे नहीं पता कि हमारा, पता नहीं ऐसी चीजों में दिमाग कैसे चल जाता है ना, ऑडिट में तो चलता नहीं, वहां पे हमारा कैसे दिमाग चल जाता है। मतलब ये 4th या 5th की बातें हैं, बहुत पुरानी, बचपन वाली। तो रोज आते थे, हम भी रोज खाते थे। जब हमने 2 कुल्फियां खानी होती थी ना, तो अंकल का ना एक इशू था कि आप एक ही बार में जितने भी आओगे ना, चाहे 2 कुल्फियां लो चाहे 3, ठप्पा एक ही मारने दूंगा। तो हमने अगर 2 रुपए वाली कुल्फी खानी होती थी, हमें तो नुकसान हो जाता था, हमें तो ठप्पा एक मिलेगा। तो हमने भी फिर क्या करनी होती थी, एक वाली 2 कुल्फियां खानी, और इकट्ठी नहीं, अलग अलग। तो इकट्ठी अगर आप 2 कुल्फियां लोगे तो ठप्पा एक ही मारने देगा। तो ऐसे कर करके निकलती थी। अब जहां से वो निकल के आता था ना, तो एक बार अंकल से मैंने पूछ लिया, तो अंकल को जैसे मैंने बताया हुआ था मेरा भी नाम तरुण है, तो अंकल के बेटे का नाम था तरुण, तो उसके नाम पे कुल्फियों का बिजनेस चल रहा था रेडी पे। तो मैंने एक बार अंकल से पूछ ही लिया, मैं कहा अंकल ये फिर कितने के बाद एक आता है, कि ऐसे ही रैंडमली, या मतलब तब रैंडम वर्ड तब तो याद नहीं होता था बचपन में। मैं कहा अंकल ये ऐसे ही आ जाता है, कुछ होता है? कहते तो अंकल ने भी एक बार बता ही दिया, कहते 12 के बाद आता है, हर 12 के बाद 2 नंबर, समझ गए? पहले 11 1 1 1, फिर 12th जो यूनिट आएगा वो 2। अब हम होते थे छोटे, तो हमें 1 या 2 गलियां दूर तक जाने की इजाजत होती थी मम्मी के द्वारा, है ना, घर से। तो अपन दूसरी गली में जाके खड़ जाते थे, पोमे डेयरी के बाहर। पोमे की डेयरी समझ गए? 11 बच्चे हो जाएंगे तब। तो मैं वहां से, क्योंकि वहां तक जाने की इजाजत थी, तो जब पोमे की डायरी में हम पहुंच जाते थे, मतलब पिछली गली में, तो वहां तक तो पता नहीं होता था ना पीछे कहाँ कितने चल पड़े। मैं कुल्फी नहीं लेता था, 2 रुपए लेके आता था बस तो मैं कुल्फी नहीं खाता था, मैं देखता होता था कि भाई कब 2 वाला निकले। तो जब तक अंकल की कुल्फियां नहीं बिक रही होती, मैं भी साथ खड़ा रहता था। तो अंकल कहता खा ले कुल्फी, मैं नहीं अभी नहीं खानी, अभी भूख नहीं है। तो जिसका 2 निकल गया बस, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैंने 11 बंदे गिनने हैं तो शुरू हो जाता था मैं 11 पर्सन गिनने। जिस टाइम पे 11वीं कुल्फी बिक गई, अंकल एक कुल्फी दे दो और ऐसे कर करके मैंने बड़ा लूटा। रोज ही फिर यही काम करने, मतलब दिमाग देखो कहां से कहां पहुंच गया। तो हर 12वां यूनिट अपने को मिल जाता था 2 कुल्फियां। अंकल कहते तभी तो खड़ जाता है पोमे की डेयरी के पास आके। तो यहां तक तो एक गली वहां से आए, मतलब मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते वो 2 नंबर आ ही जाता होता था। फिर उसके बाद जब अंकल ने आगे जाना होता था, उसकी इजाजत नहीं थी, मतलब दूसरी गली ज्यादा क्रॉस करने की। तो वहां तक आके अंकल की टोटल 23 से 24 कुल्फियां नहीं बिक पाती थी, तो मेरा दूसरे वाला तो रह ही जाता था। तो फिर मेरे को वो जब गली क्रॉस ही नहीं कर सकता मैं, फिर मेरे को खानी पड़ जाती थी। अंकल कहते थप्पा मारने के तेरे को याद है? मैं कहते नहीं, थप्पा तो मारूंगा मैं तो कभी कभी 2 भी आ जाती थी, जिस दिन ज्यादा सेल हो जाए उस दिन 12वां प्लस 12वां यूनिट हमारा, तो हम मार रहे थे ठप्पा। तो वो आपका होता है रैंडम नंबर टेबल। एक होता था महेश कुल्फी वाला, उसकी भी अलग कहानी थी इन दोनों का पूरे बचपन से कंपटीशन चल रहा होता था, वो भी कुल्फी वाला था। उसने रखा होता रैंडम नंबर जनरेटर। उसके पास भी ठप्पे वाली मशीन थी, लेकिन ठप्पे वाली नहीं थी, रिंग करने वाली थी। वो क्या होता था, रिंग करो, उसकी ना मशीन थी, 1 2 3 4 घड़ी होती है ना, सेम वैसे घड़ी। 12 की जगह होता था 1, 3 की जगह होता था 2,
6 की जगह होता था 3 और 9 की जगह होता था 4। तो आपको वो प्रेस करना होता था बटन, वो सुई जहां पे रुक गई उतनी कुल्फियां। पर वो अंकल बड़ा चालू था, नहीं रुकती तो वहां पे थी, 3 पे भी रुक जाए ना, जान के कहता नहीं 3 से ऊपर है, 3 से ज्यादा है। तो हमारी पता नहीं कितनी कुल्फियां अंकल ने मतलब लॉस बाय थेफ्ट हो गई या लॉस बाय एम्बेजलमेंट हुई हमारी। तो अंकल के साथ है ना 3 जो निकलता था ना वहां पे हमेशा 3 के सामने आ जाता था, सॉरी 6 के सामने, मतलब 3 कुल्फियों का ऑप्शन में आ जाता था जो भी है। बाकी और आते नहीं, 4 तो किसी की नहीं आती थी, 2 किसी की नहीं, या तो 1 आता था या 3, या फिर उसके बीच में फोल्ड कर जाए फिर तो 1 ही। तब ये नहीं है कि मिलेगी नहीं, तब मिलती थी। तो अंकल की वो प्रेस करना पड़ता था, सुई घूमती थी, तो वो क्या था, रैंडम नंबर जनरेटर। तो यहाँ से हर बैच में ना ये वाली कहानी तो मैं जरूर सुनाता हूँ। एक रैंडम नंबर जनरेटर है, वो हर 12th यूनिट निकलता है। कहीं ना कहीं देखो अंकल ने भी सैम्पलिंग कर ही ली ना, और ये जनरेटर हो गया। ये तो मतलब ह्यूमन जजमेंट चल रही है या जो भी लगा लो। तो रैंडम सिलेक्शन के भी आपके पास यही होते हैं, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। किस से, या तो रैंडम नंबर टेबल से भी, रैंडम नंबर जनरेटर से भी, मतलब जो भी चीजें आपने अपनी रख ली। तो हमने तो बड़ी कुल्फियां खाई हैं। अब ये चीज इतना शातिर दिमाग चलता था ना, घर पे जरूर बता देता था मैं, दोस्तों को नहीं बताता था, आपके भाई को, विशु को भी नहीं। तो वो विशु मुझसे पूछता रहता था, कहता यार तेरी 2 कुल्फियां कैसे निकल जाती हैं? किस्मत है भाई, किस्मत। मैं यार घूम के आता हूँ पोमे की डायरी से लेके यहाँ दुकान तक, 3 गलियां घूम के आता हूँ 2 कुल्फियां खाने के लिए। पर मैं बताता नहीं होता था कि हर 12th यूनिट वो जो है 2 कुल्फियां। तो अगले साल मतलब पता नहीं कितने 3-4 साल तो मेरे को याद ही है, जब से अंकल ने बताया था उसके 2-3 साल उसके बाद फिर हम बिजी रहने लगे थे। जब हम 7th 8th में हो गए थे ना, वी वर बिजी पीपल, तब हमने 2 कुल्फियों की मोहमाया थोड़ी सी छोड़ दी थी, क्योंकि तब हमने क्रिकेट खेलने जाना होता था। उसके बाद है सैम्पलिंग यूनिट। क्या हो सकती है? फिजिकल आइटम भी हो सकती है, जैसे कि सेल इनवॉइस, कोई मॉनेटरी यूनिट, मतलब जिसमें से भी आपने चुनने हैं, और सिमिलर यूनिट्स होने चाहिए मेनली। तो रैंडम सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो? इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए हर आइटम का। अब आप बात करते हैं ऑडिट पे, आपने ऑडिट करने जानी है तो हर आइटम पूरी पॉपुलेशन में से इक्वल चांस होना चाहिए, चाहे रैंडम नंबर टेबल के थ्रू निकल आए, जनरेटर के थ्रू निकल आए। फिजिकली आइटम भी हो सकती हैं, सेल इनवॉइसेस वगैरह भी हो सकते हैं। सिमिलर यूनिट होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे सेल बुक। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होगा? ईच 50th यूनिट, बस यहाँ पे सर्कल कर लो। सिस्टमैटिक है ना, तो अब आपने क्या किया कि मेरे को बिल्कुल रैंडमली नहीं चाहिए। अब यहाँ पे तरुण कुल्फी वाले का एग्जांपल निकल के आ गया, क्या? हर 12वां यूनिट 2 कुल्फियां मिलेंगी। तो हर 15th यूनिट आपने कहा मेरे को हर 50th या हर 10th यूनिट चेक करना है, तो कम से कम इतना तो बांध लिया ना, सिस्टमैटिक हो गए। ऑल्दो द सैम्पलिंग पॉइंट में डिटरमाइन हैप्पीजार्डली। हैप्पीजार्डली का मतलब होता है नॉन साइंटिफिक। हैप्पीजार्डली का मतलब होता है नॉन साइंटिफिक। सैंपल इज मोर लाइकली टू बी ट्रूली रैंडम। ट्रूली रैंडम पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर 50वां यूनिट तो है ना, इस वजह से उसको बोल रहे हैं ट्रूली रैंडम, तो निकल ही आएगा। पहला कहता है रैंडम सिलेक्शन, जो आपने रैंडम नंबर टेबल या जनरेटर की हेल्प से कर दिए। दूसरे में सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक यानी कि आपने कोई एक रेंज बना ली, हर 50th यूनिट को चूज कर रहे हो, उसकी ऑडिट कर रहे हो कि वो सेल परचेज सही है कि नहीं। और ट्रूली रैंडम, ट्रूली रैंडम का मतलब यही नहीं है कि सही है, वो कह रहे हैं हर 10वां यूनिट तो उठा रहे हो, हर 50वां यूनिट उसको बोल रहे हैं। मॉनेटरी सैम्पलिंग यूनिट, कोई ना कोई मॉनेटरी अमाउंट उठा ली, जैसे मैंने आपको बताया था 10,000 से कम वाली मेरे को ऑडिट करनी ही नहीं है, ना ही चेक करनी है। या फिर ऐसे कर सकता हूँ 10,000 से कम वाले बिल आर्टिकल से चेक करवाऊंगा, उससे ज्यादा बिल एम्प्लॉय से चेक करवाऊंगा, थोड़े बड़े आर्टिकल से। हैप्पीजार्ड विदाउट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर टेक्निक, तो इसको आप लिख दोगे नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक ऑफ, नॉन स्ट्रक्चर टेक्निक। Non-structure technique. Although no structure technique is used, the auditor would nonetheless avoid any conscious bias or predictability. कह रहे नॉन स्ट्रक्चर्ड है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लीनियंसी, कहने का मतलब आपको फॉलो नहीं करनी। Although no structured technique is used, auditor would nonetheless avoid any conscious bias. कह रहे कोई भी नहीं छोड़ेगा, मतलब ऐसे मतलब बायस या प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा नहीं करेगा। And thus attempt to ensure all item in a population has a equal chance of selection. क्या आपको समझ में आ गया ये पॉइंट? कह रहे हैं चाहे स्ट्रक्चर टेक्निक पूरी नहीं है फिर भी बायसनेस उतनी नहीं दिखानी, ठीक है? इस हिसाब से तो कर ही लेना, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन तो निकल गया हर आइटम का।
कह रहे इट इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को आप कह रहे थे साइंटिफिक है, तो फिर ये तो साइंटिफिक हुई नहीं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होती थी, बिकॉज इट इज साइंटिफिक। यहाँ पे तो आप चल ही उल्टी फॉर्म में रहे हो ना, जब सीधा ही बोल रहे हो हैप्पीजार्ड है तो साइंटिफिक तो फॉलो ही नहीं कर रहे, तो 5वें में उसने को रिलेट कर दिया। फिर अगर स्टैटिस्टिकल है तो सैम्पलिंग नहीं रहेगी। ब्लॉक सिलेक्शन स्ट्रेटा की तरह ग्रुपिंग कर दी आपने, सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स और कॉन्टिजियस आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। ब्लॉक सिलेक्शन कैन नॉट ओनली बी यूज्ड इन ऑडिट सैम्पलिंग बिकॉज most populations are structured such that item in sequence can be expected to similar characteristics of each other but different characteristics from items elsewhere in the population। अगर आपने एक सीक्वेंस डिसाइड कर ली ना, तब आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ पूरे ब्लॉक में आपने बोल दिया आखिरी 5 आइटम, तो आपको कहीं ना कहीं पता होएगा कि यार आखिरी अब बैक बेंचर्स हैं या फर्स्ट बेंचर्स हैं, मोटा मोटा आइडिया तो होता है। तो ये वही कह रहे हैं, नहीं सीए वाली क्लासेस में बैक बेंचर का कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाई होता। इन सम सर्कमस्टांसेस इट मे बी एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर टू एग्जामिन अ ब्लॉक ऑफ आइटम्स। इट वुड रेयरली बी एप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन टेक्निक व्हेन द ऑडिटर इंटेंड टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंसेस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। इसको यार अपने आप ही देख लेना, ठीक है। ब्लॉक वाले को, तीसरे वाले को अपने आप ही देख लेना। तो कौन कौन से 5 मेथड हुए? पहला रैंडम, दूसरा सिस्टमैटिक, दूसरा सिस्टमैटिक, तीसरा मॉनिटरी यूनिट, फोर्थ हैप्पीजार्ड और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हुई? जिसका नाम सबसे ज्यादा गंदा होगा। नहीं, पेपरों के एग्जामिनर को लगता है जिसके नेम सबसे ज्यादा गंदे हैं ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीजार्ड। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप कुछ भी लगा लो, आपको जिंदगी में लिख ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही शब्द रहते हैं जो शब्द में गड़बड़ है, और ये फैक्ट है। ये मतलब कोई ये सैम्पलिंग नहीं है, ये फैक्ट है। 5 कौन कौन से मेथड? पहला रैंडम, दूसरा सिस्टमैटिक, मॉनिटरी, हैप्पीजार्ड और ब्लॉक। ठीक है, तो बाकी कंटिन्यू करेंगे हम कल आपका चैप्टर भी